नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में वर्ष 1971 युद्ध के विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने वाले हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि साल 1971 में भारतीय सेना ने अपने उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व, कुशल रणनीति और अदम्य साहस के अंतर्गत विश्व पूरी तरह से विवश इतिहास का एक निर्णायक विजय अर्जित किया। पाकिस्तानी सेना ने हमारे रणबंकरों और उनको घुटनों पर लाने का काम किया था। विजय की ये शौर्य गाथा भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन और बलिदान का शौर्यपूर्ण इतिहास है। हमारे सेना के या वीर जवानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे वो 40 साल से लंबी मांग सेना की थी, सैनिकों की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए। तमाम सरकारें आई और गई, मांग को भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन का तो मोदी सरकार ने किया। नेशनल वार मेमोरियल बनाने का निर्माण करना हो, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी हो, सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, रक्षा के अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे उनको सामान देने हो, अच्छी खाद्य सामग्री देनी हो, या बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो। इतनी बड़ी संख्या में हमारे 20 योद्धा यहां पर बैठे हुए हैं। आप सबको पता है कि मैं जब भी सैनिकों के बीच में कोई उनका डेमो देखता हूं या उनका कोई प्रेजेंटेशन देखता हूं, मुझे एक बड़े देश के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि 2014 से पहले हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो बॉर्डर के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में तमाम सड़कें उस समय नहीं बनी। सीमा के उस पार देखिए तो सड़कें ही सड़कें, उस पार देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे यहां देश की आजादी के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन ये सुविधाएं नहीं बनाई गई, सड़कें नहीं बनाई गई, अच्छी अवस्थापनाएं सुविधाएं नहीं की गई। भाइयों बहनों, लेकिन आज समय बदल गया और पिछले 11 सालों में हमारे ही उत्तराखंड में जौलीकॉन्ग से आगे लिपू लेक है, और उस लिपू लेक तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता चाहे सेना हो या वहां जाने वाले लोगों को तय करना पड़ता था। लेकिन जब इच्छा शक्ति हो, मजबूत इरादे हो, देश प्रथम की भावना हो कि मेरा देश सबसे पहले है, तो वहां लिपू लेक तक भी सड़क पहुंच जाती है। और आज हमारे देशवासी हो या हमारी सेना के लोग हो, आदि कैलाश के दर्शन भी और कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी भारत की सीमा के अंदर से कर रहे हैं। कैलाश के दर्शन भी हो रहा है, कैलाश मानसरोवर। इस सड़क का निर्माण भी हमारे प्रधानमंत्री जी की अदम्य इच्छा शक्ति के कारण से वहां संभव हो पाया। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब आप तेजी से हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे अनेक निर्णयों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे वीर जवानों के सम्मान और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से उनके कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अभी दूसरी जी ने बताया कि शहीद आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हम लोगों ने 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ट्रेस तक की सभी वीरता पुरस्कारों को अलंकृत
की जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिक की राशि में भी अभूतपूर्व रूप से हमने उसको बढ़ाया है। और परमवीर चक्र जो पहले उसकी राशि 50 लाख होती थी हमारे प्रदेश में, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 करोड़ रुपए किया है। और हमारा राज्य पहला राज्य है जहां हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अशोक चक्र की राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र, कीर्ति चक्र की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख और वीर चक्र, शौर्य चक्र की एक मुक्त राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही हमने सेवा मेडल और अन्य वीरता पुरस्कारों की राशि को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हम जहां एक और अपने वीर बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का हमने निर्णय लिया है, वहीं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की जो समय सीमा थी उसको भी बढ़ाकर 2 वर्ष से 5 वर्ष हमने किया है इसमें। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों के लिए नौकरी तथा उससे पहले प्रशिक्षण, पुत्री विवाह अनुदान जैसी योजनाओं को भी संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों के लिए 25 लाख रुपए तक की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट का भी हमने प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त अभी जैसा जोशी जी ने बताया, शानदार यहाँ पर हमारे राज्य के उन अमर शहीदों की, अमर बलिदानियों की स्मृति में चिरस्थायी के लिए, उनकी शहीदों की चिरस्थायी स्मृति के लिए हम देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं और वह भी हमारे अंतिम चरण में है। जल्दी ही उसका लोकार्पण होना है और जो प्रत्येक उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तराखंड के साथ साथ देशवासियों के लिए जो देहरादून आएंगे उनके लिए एक बहुत पावन स्थल होगा। इसी क्रम में हरिद्वार स्थित अजला सभागार में विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने कहा कि विजय दिवस भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साल 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों के हौसले पस्त करते हुए न केवल ऐतिहासिक विजय हासिल की बल्कि तिरंगे की शान से उन्हें लहलाकर मानवीय मूल्यों की रक्षा की। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को घुटने के बल पर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, जिससे विवश मानचित्र और एक बड़ा और निर्णायक परिवर्तन हुआ। देखिए, आज 16 दिसंबर को जनपद हरिद्वार मुख्यालय में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने विपक्ष की जो दुश्मनी सेना उस पर विजय प्राप्त की थी और हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए थे। आज हमारे जनपद के जितने वीर शहीद परिवारजन हैं, पूर्व सैनिक हैं, सभी का सम्मान भी किया जा रहा है। हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इस दिन हम सभी उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को सुरक्षित रखा है, देश की आज़ादी दिलाई है और आने वाले समय में भी हम सभी लोग तत्परता से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जय हिंद। मैं विंग कमांडर डॉक्टर सरिता नेगी पवार हूँ, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हरिद्वार जनपद। आज हमने यहाँ रोशनाबाद में विजय दिवस मनाया। ये विजय दिवस जो आप पूछ रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ी विजय थी, ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 16 दिसंबर 1971 में। उन्होंने 3 दिसंबर को शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था। हमारी जल, थल और वायु सेना ने अपने शौर्य और अदम्य साहस से 13 दिनों के अंदर में ही उनकी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। किसी भी दुनिया के किसी भी सैन्य इतिहास में ये एक पहली घटना है जहां पर कि इतने सारे सैनिकों ने किसी राष्ट्र देश के सामने आत्मसमर्पण किया। और इसी दौरान हमारे द्वारा राष्ट्र का निर्माण होना, 13 दिनों के अंदर
पाकिस्तान सेना के ऊपर जीत हासिल करना, एक नए राष्ट्र का निर्माण होना, ये हमारी सेना और हम सशस्त्र सेना बलों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। देहरादून की राजनीति में इन दिनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत बयानबाजी का दौर चल रहा है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत जहां पर भी बीजेपी नेताओं पर हमला बोल रहे हैं तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इसको लेकर कहा है कि राजनीति में सुनिश्चितता और स्वच्छता पूरी तरह से जरूरी है और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। आप किस तरह से देखते? देखिए, मैं राजनीति में ये समझता हूँ कि राजनीति शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं और विचारधाराओं जब अलग होती है तो उसी पर जो है हम बात करते हैं। अब हरक सिंह जी ने कोई बात कही, मैं उस पर कोई बात कहूँ तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में भी बिलो लाइन हिट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है बनाए रखने का काम करना चाहिए कि जहाँ एक और हम दूसरे की राजनीति परस्पर विरोधी हैं, वहीं हम समाज में हर समय एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी काम करते हैं। अब हरक सिंह रावत जी ने उन बातों का उल्लेख किया है जो बातें उनके साथ घटित हुई, और मैं समझता हूँ कि उनके उल्लेख करने से भाजपा में जो तमाम नेता है वो असहज हैं। अपना अपना तरीका राजनीति करने का होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई घोषणाओं में बड़ी लापरवाही राजधानी देहरादून में नजर आई है, जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक की है। अब जिसमें डीएम ने सभी विभागों की ओर से घोषणाओं पर की गई प्रगति की जानकारी ली और लंबित मामलों पर निर्धारित समय सीमा के अंदर उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागवार प्रस्तुति पर सीएम धामी की किस तरीके से प्रगतिशील परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, उसकी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। कुछ सिस्टमिक डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स, और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं, और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीएम घोषणाओं को, तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को प्रस्तावित। मसूरी से दिल्ली और मसूरी से अमृतसर तक हुई ऐतिहासिक रोलर स्केटिंग रैलियों की स्वर्ण जयंती पर उन जाबाज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने स्केट्स पहनकर पहाड़ों से मैदानों तक देश का नाम रोशन किया है। मसूरी स्पोर्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने 14 खिलाड़ियों को स्टॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा है कि मसूरी में स्केटिंग का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है और इसे पुनर्जीवित करने का यही सही समय है। उन्होंने युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश भी दिया। देखिए, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे उन विभूतियों को सम्मानित करने का गौरव मिला है, जिनकी बदौलत मसूरी के का जो इतिहास रहा है स्केटिंग का, वो उन्हीं विभूतियों की बदौलत रहा है। उनका जो योगदान रहा है स्केटिंग में मसूरी के लिए, वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल हर्ष हो रहा है कि आज नगर पालिका और एमएसए ने मिलकर के ये कोशिश करी है कि पुनः उन सारी चीज़ों को याद करके जो मसूरी की जो एक पहचान थी इस खेल में, उस पहचान को फिर से वापस लाया जाए। और एक ये छोटी सी एक शुरुआत थी और ये बहुत अच्छी शुरुआत रही है। मैं इसके लिए पूरे शहर का और उन विभूतियों का
जिनकी बदौलत आज ये शुरुआत हुई है, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार चिंता वाली बात तो है, क्योंकि स्केटिंग की अगर हम बात करें तो मसूरी का अपना एक इतिहास रहा है। लगता है कि आज भगवान ने हमें जीवित रखा। आज हम 75 प्लस हो गए और आज हमने जो 50 साल पहले एक रिकॉर्ड बनाया था एशिया में, पहली बार मसूरी टू दिल्ली 320 किलोमीटर रोलर स्केट पे गए थे। और रोलर स्केट भी उस समय के प्रिमिटिव लोहे के स्केट होते थे और सड़कों की हालत आप कल्पना नहीं कर सकते। मसूरी की सड़कें और देहरादून तक का ऐसा था। हमने अपनी पूरी विल पावर से हम लोग चले गए। उसके बाद हम जैसे दिल्ली गए, दिल्ली में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा स्वागत हुआ और YMCA में हमें ठहराया गया और रोटरी क्लब ने हमारे को स्पॉन्सर किया था। रुड़की यूनिवर्सिटी में भी हमें ठहराया गया और रास्ते में हमारे को बहुत लोगों का उत्साहवर्धन करते रहे और फिर हमारा दूरदर्शन में इंटरव्यू भी हुआ था। और ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत लंबी वो हो जाएगी स्टोरी। और लेकिन ये है कि मैं ऊपर वाले को ऑलमाइटी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें आज जीवित दिखाया, आज हमें ये दिखाया। और कुछ जो हमारे बीच में नहीं है उनको भी हम याद करते हैं आज के दिन। और इट वॉज ए बिग अचीवमेंट। और उसके बाद तो फिर हिंदुस्तान में एक रास्ता खोल दिया था हमने। लोग जम्मू से अप हिल करके श्रीनगर गए थे, बेंगलोर से मैसूर गया, कोई मद्रास गया, कोई कलकत्ता में गया। लेकिन हम वी वर द पायनियर्स जिसने इसको ब्रेक को किया। तो मसूरी को आप कह सकते हैं, मसूरी तो मदर ऑफ स्केटिंग है, स्पोर्ट्स की भी, हर चीज़ में। यहाँ से ओलंपिक में बच्चे जाते थे स्कूलों के, तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम जिन लोगों से मिले हैं, हमारे को उनसे मुलाकात हुई, उनको देख के भी हमें बहुत प्रसन्नता हुई। 200 वर्ष से स्केटिंग का एक केंद्र रहा है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक द रिंक हुआ करता था और एक अन्य स्केटिंग रिंक द स्टैंडर्ड रिंक माल रोड पे, जहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम की बिल्डिंग है, वहाँ हुआ करता था। आज़ादी के बाद युवा युवतियों ने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोलर स्केटिंग में अपना नाम मसूरी से बनाया। खेल की भावना बहुत भीषण थी यहाँ और यहाँ प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती थी। 1975 में मसूरी देहरादून से होते हुए दिल्ली अमृतसर के लिए श्री गोपाल भारद्वाज, श्री अजय मार्ग एवं अन्य हमारे साथी गणों ने एक रैली निकाली थी, जिसे देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया था। आज 50 वर्ष की वर्षगांठ पर यहाँ मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है उसका स्मरण करने का। और मैं खुद भी एक रोलर हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तारीख 17 दिसंबर है। शिक्षकों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट जल्द ही इस पर अपना फैसला सुनाएगा और जिसमें शिक्षा विभाग में प्रमोशन का जो रास्ता है वो रुका हुआ है वो खुल सकेगा। दरअसल शिक्षा विभाग में सालों से LT से प्रवक्ता पदों पर सीनियरिटी विवाद को लेकर प्रमोशन रुके हुए हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने को लेकर अब आगे की तारीख तय की है। शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि जो भी जानकारियां कोर्ट की ओर से मांगी जा रही हैं वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में हमारी केस लंबित है, रोज़ वहाँ प्रगति चल रही है और जो भी सूचनाएं हमसे मांगी जा रही हैं वो हम तत्काल उनको दे रहे हैं। अभी हमारे CSC महोदय ने 3 बिंदु पर हमसे सूचनाएं मांगी है, हम तुरंत भेज रहे हैं और पूरी आशा हमको है कि हमारे यहाँ जो है जो प्रमोशन के रास्ते हैं वो बहुत जल्दी खुल जाएंगे। लोहाघाट नगरवासियों की बरसों पुरानी सरयू लिफ्ट परियोजना निर्माण की मांग आखिर धामी सरकार ने मान ही ली। इस योजना को हरी झंडी दे दी गई है और वहीं कांग्रेस विधायक कौशाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट नगर की जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री की ओर से विधायकों से अपने क्षेत्रों के 10 प्रमुख कार्यों को मांगा गया था तो उन्हें पहले नंबर पर लोहाघाट नगर की पेयजल समस्याओं को देखते हुए सरयू लिफ्ट योजना को प्रमुखता से रखा। अब साथ ही मुख्यमंत्री के लोहाघाट दौरे के दौरान उन्हें प्रमुखता से इस समस्या को रखा गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की घोषणा कर दी गई। मुख्य सचिव के दौरे के दौरान भी उनकी ओर से सरयू लिफ्ट पेयजल योजना और लोहाघाट की नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग को उनके सामने प्रमुखता से उठाया गया। हमने सबसे पहले यहाँ सरयू लिफ्ट पेयजल योजना रखी, तो उसके बाद हमारा सौभाग्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा हुआ, जिस दौरे में मैं भी वहाँ पर गया
और मैंने एक ही मांग उनसे सर्वप्रथम ये मांग रखी थी, मांगे तो हमने 22 मांग और भी रखी थी। हमने कहा था और मांगों में थोड़ा समय भी लग जाए, तो पानी के लिए मैंने सर्वप्रथम आपसे निवेदन भी किया था और आपने जो सभी विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे, उस प्रस्ताव में सर्वप्रथम प्रस्ताव मेरा यही था कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना कैसी भी आप स्वीकृत कर देंगे तो ये आपको एक जनता का एक जो आशीर्वाद होगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगर कहीं पलायन होता है तो इसकी मुख्य वजह है पानी। यहाँ का पानी ये हमारे लोगों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि गंदा पानी पीने को उनको बेहोश होना पड़ रहा है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा और मैंने उनसे जब मांग की उनके यहाँ के कार्यक्रम में लोहाघाट में, उनने अपने घोषणा पत्र में डाला भी और घोषणा की। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। ज्योतिर्मठ में आयोजित पैन खंडा महोत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय लोक संस्कृति, गढ़वाली, जौनसारी, कुमाऊनी, हिमाचली गीत संगीत, नाटी और सांस्कृतिक विविधता का एक मंच यहां पर संगम नजर आया। इस दौरान महासूर देव की आराधना के साथ ही पहाड़ी नाटी पर जमकर थिरकते ब्लॉक प्रमुख अनूप नेगी और तमाम अतिथिगण नगर में कड़ाके की सर्द हवाओं के बीच लोग अपनी अपनी फरमाइश के गीतों का लुत्फ उठाते नजर आए। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।